Hello students, how are you all? Today we are going to start chapter number 12 of class 9 science, and that is sound. So first of all, the name of the chapter, sound. What do we mean by sound? So sound is a vibration. Sound is a vibration. So what do we mean by vibration? Any to and fro movement is known as a vibration. This is known as vibration. This is known as vibration. This is known as vibration. So up, down, side to side, top, bottom, front, back, each and every to and fro movement is known as vibration. So sound is a vibration. So what is vibrating? Where is sound? We cannot see the sound, but we cannot hear the sound. We can hear the sound, but we cannot see. So which thing or what things are vibrating? So there are vibrating particles. तो क्या वाइब्रेट हो रहा है? पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं. क्या वाइब्रेट हो रहा है? पार्टिकल्स. कौन से पार्टिकल्स? Each and every particle can vibrate. For example, gaseous particle, liquid particles, solid particles. So when we collide anything, so when two things collide, the particles of each and everything can vibrate. Clear? So how sound is produced? When two things collide, when two things come in contact with each other. So such a way that it can vibrate the particles, then the sound is produced. Why? Because sound is a vibration. So when two things collide with each other, the sound is produced. When two things collide with each other, then it produces a sound. Then it produces a sound. How? We can hear the sound, but how? Because when two things collide, here the particles gets vibrating, starts vibrating. When two things collide, the particle starts vibrating. Then that particle will transfer the vibration. वो किसको पास करेंगे? एयर पार्टिकल्स जो इसके साथ कांटेक्ट में है. जब हमने दो चीज को टकराया तो क्या हुआ? साउंड प्रोड्यूस हुआ. क्यों? बिकॉज जब हमने दो चीजों को स्ट्राइक किया, कोलाइड करवाया, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स थे वो क्या स्टार्ट कर दिया? वाइब्रेशन स्टार्ट कर दिया. सो नाउ दिस पार्टिकल्स पासेस द वाइब्रेशन टू द नेक्स्ट पार्टिकल. वो क्या करेगा? एक पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल को वाइब्रेशन पास करेगा. एक पार्टिकल है दूसरे पार्टिकल को वाइब्रेशन पास करेगा. कैसे कि जैसे यहाँ पे जो पार्टिकल है उसके साथ जो कांटेक्ट में पार्टिकल होंगे उसको वाइब्रेशन पास कर देगा. तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे एयर है ना, सो एयर इज ऑल्सो पार्टिकल. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सारे गैसियस पार्टिकल्स ही है, तो उसको वाइब्रेशन पास करेगा. उसके साथ में कोई दूसरा गैस का पार्टिकल होगा, उसको वाइब्रेशन पास करेगा. वो दूसरा तीसरे को वाइब्रेशन पास करेगा. फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ, एंड सच ए वे वाइब्रेशंस गोज ऑन पासिंग फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल. तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल कहां तक? जब तक हमारी ईयर्स तक नहीं पहुंच जाता तब तक. क्लियर? तो ये साउंड क्या करता है? वाइब्रेशंस को, साउंड ही वाइब्रेशन है, लेकिन आगे कैसे बढ़ता है? वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को वाइब्रेशन पास करता है. क्या करता है? एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को वाइब्रेशन पास ऑन करता है. साउंड इज ए वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स को पास करेंगे तो साउंड आगे बढ़ सकता है. साउंड क्या हो सकता है? साउंड आगे बढ़ सकता है. तो साउंड का जो आगे बढ़ना है उसे हम ऐसा नहीं कहते साउंड इज मूविंग ऑन और साउंड इज मूविंग अहेड. उसे हम कहते हैं प्रोपोगेशन ऑफ ए साउंड. उसे क्या कहते हैं? साउंड का आगे बढ़ना. तो उसे कहते हैं प्रोपोगेशन. क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन. प्रोपोगेशन का मतलब होता है साउंड आगे बढ़ रहा है, कि भाई मैं बोल यहाँ पे रहा हूं तो प्रोड्यूस यहां से हो रहा है लेकिन दूर तक सुनाई दे रहा है. सो इट मीन साउंड यहां से लेके वहां तक गया. क्लियर? हम जब भी कोई क्रैकर्स, फटाका फोड़ते हैं हवा में, तो वहां पे फूटेगा तब आवाज आएगी, लेकिन फूटा तो वहां पे, तो वहां से साउंड ट्रैवल करके हमारी ईयर्स तक आया. सो इट मीन साउंड आगे बढ़ रहा है, तो उसे हम कहते हैं प्रोपोगेशन. प्रोपोगेशन का मतलब होता है साउंड का आगे बढ़ना. तो प्रोपोगेशन याद रखेंगे. व्हाट डू वी मीन बाय प्रोपोगेशन? प्रोपोगेशन मींस मूविंग ऑफ ए साउंड, मूवमेंट ऑफ ए साउंड. दैट व्हेन साउंड मूव्स अहेड देन इट इज नोन एज प्रोपोगेशन. लेकिन कैसे होता है? साउंड का नेचर कैसा है? तो साउंड का नेचर अगर हम बोले तो साउंड का वेव नेचर होता है. क्या होता है? वेव नेचर. सो व्हाट डू वी मीन बाय वेव्स? वेव्स तो सुना है. क्लियर? क्या होता है? वेव. क्लियर? ब्लू है पानी, पानी, सो दैट इज वेव, है ना? वेव. सो दैट इज ए वेव. तो साउंड हैज ए वेव नेचर. तो दूसरा कौन सा नेचर होता है भाई? दूसरा होता है पार्टिकल नेचर, कि कोई आगे बढ़ रहा है सीधा सीधा. तो हम जब आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे नहीं बढ़ते ना, डायरेक्टली हम खुद अकेले जा रहे हैं. तो साउंड तो क्या होता है? ऐसे मूवमेंट में आगे बढ़ेगा, तो उसे हम कहते हैं वेव नेचर. क्या होता है? वेव नेचर.
तो सबसे पहले एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि वेव क्या होता है। तो ऐसा आपने सबने देखा तो होगा, क्लियर। तो ऐसी चीज तो सबने देखी है, सो दैट इज ए वेव। ऐसे आगे भी बढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुक जाएगा, वो तो आगे चलता रहेगा, क्लियर। सो दैट इज ए वेव। नाउ ये बना कैसे, ये कैसे होता है, ये थियोरेटिकल हमारा रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपने पेंडुलम देखा होगा, तो ये उसका स्टैंड होगा, यहाँ पे उसके साथ, हाँ, तो पेंडुलम क्या करता है, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, वो एक तरफ जाएगा दूसरी तरफ जाएगा, ऐसे टिंग 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 पेंडुलम होता है ना, कैसे मूव होता रहता है, क्लियर। तो ऐसे मोशन को, टू एंड फ्रो मोशन, वाइब्रेशन जैसे मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। क्या, वापस ऑसिलेटरी। और ये जो कंप्लीट कर रहा है उसे कहते हैं ये ऑसिलेशंस कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है कि सही में पेंडुलम की ये ओरिजिनल जगह है, उसे हम कहते हैं मीन पोजीशन। क्या होता है, मीन पोजीशन। अगर इसकी पोजीशन में चेंज हुआ, तो चैप्टर नंबर 8 में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड, सो चेंज इन पोजीशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, एग्जैक्टली क्या कहेंगे उसे, डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर वो यहां से अपनी कोई दूसरी पोजीशन पे जाएगा तो उसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट, यहां पे पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट, यहां पे पहुंचा तो भी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसकी ओरिजिनल पोजीशन तो ये थी। तो यहां पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्लियर, एक तरफ, फिर वहां से वापस इस तरफ आएगा, फिर इस तरफ जाएगा और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट, कैसा डिस्प्लेसमेंट है, देखो तो भाई, एक तरफ जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है यहां से लेके यहां तक का, इट इज ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या है, ये सब डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या कहेंगे बेटा हम, उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। सिमिलरली ऐसा ही यहां पे भी सारे डिस्प्लेसमेंट होंगे, लेकिन ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां का होगा तो यहां पे भी कुछ एम्पलीट्यूड होगा, क्लियर। तो देखो क्या हुआ, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड तक गया, वापस अपनी मीन पोजीशन पे आया, दूसरी तरफ एम्पलीट्यूड अटेन किया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया। अगर इसको मुझे ग्राफ में इंडिकेट करना है तो क्या करेंगे, देखो, तो ये वाला जो हमारा लाइन है बीच वाला, उसे हम कहेंगे मीन पोजीशन। क्या कहेंगे, मीन पोजीशन। फिर ये देखो धीरे धीरे उसकी पोजीशन चेंज होती गई, तो धीरे धीरे दूर होता गया, तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्लियर। लेकिन यहां पे क्या होगा, दिस विल बी ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। फिर देखो डिस्प्लेसमेंट कम होता गया, तो यहां पे आ गया हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम सिंबल देते हैं ए, एम्पलीट्यूड का सिंबल क्या है, ए। लेकिन है क्या एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या था, मीटर। तो एम्पलीट्यूड का यूनिट भी क्या है, मीटर। उसका सिंबल ए है लेकिन यूनिट मीटर। अगर कोई पूछेगा कितना एम्पलीट्यूड हुआ, 2 मीटर, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, तो वो अलग अलग यूनिट्स हो जाएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, क्लियर। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मीटर, उसका यूनिट होता है मीटर, और एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पे आया, फिर दूसरी तरफ अगेन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड अटेन किया और वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, फिर तो चलता रहेगा। लेकिन यहां से यहां तक तो जो एक कंप्लीट हुआ उसे कहते हैं वन साइकिल। क्या कहते हैं, तो वन साइकिल कहां से कहां तक का है, यहां से लेके यहां तक का, तो उसे वन साइकिल कहा जाता है, वन ऑसिलेशन कहा जाता है, क्लियर। तो ये एक साइकिल, तो मतलब यहां से जो एक साइकिल का जो लेंथ है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसे हम कहते हैं वेव लेंथ। क्या कहेंगे, वेव लेंथ, क्योंकि इसे वेव कहते हैं, और एक वेव का जो लेंथ होगा, जो लंबा होगा जितना, उसे कहते हैं वेव लेंथ। तो एक नई चीज हमने क्या सीखी, वेव लेंथ। क्या सीखा, वेव लेंथ, और उसका सिंबल होता है उल्टा वाई, वाई करना लेकिन उल्टा, उसे कहते हैं लैम्बडा। क्या बोलते हैं, लैम्बडा, LEMBDA।
BD है, लैम्बडा। सो दिस इज लैम्बडा, लैम्बडा। और है तो क्या लेंथ, और लेंथ मेजर करेंगे तो यूनिट तो क्या रहेगा, मीटर। लेंथ कितना लंबा है, कितना है, तो लेंथ तो किसमें मेजर होती है, मीटर। तो एम्पलीट्यूड हो या वेवलेंथ हो, दोनों के यूनिट क्या होंगे, मीटर। दोनों के यूनिट क्या होंगे, मीटर। सो अगेन क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, एक साइकिल का जो लेंथ होता है यहां से लेके यहां तक, इसे एक साइकिल कहते हैं। ये जो हुआ उसे क्या कहेंगे, एक साइकिल। लेकिन यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है उसे कहते हैं लैम्बडा, वेवलेंथ। वेव की लेंथ दैट इज वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड समझ में आया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, क्लियर। एंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव इन वन साइकिल इज नोन एज वेवलेंथ। एक साइकिल का जो लेंथ है उसे कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहेंगे, वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड क्या है, वेवलेंथ क्या है, समझ में आ गया, वेरी गुड। नाउ यहां से निकला, यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंच गया, उसके लिए टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए, टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वापस टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड और पीरियोडिक टाइम। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड और पीरियोडिक टाइम, जिसका सिंबल है कैपिटल T। और टाइम है तो उसका यूनिट क्या होगा, सेकंड्स। यूनिट क्या होगा, सेकंड। क्लियर। क्या होगा, टाइम पीरियड का डेफिनेशन लिख लो वापस, द टाइम टेकन बाय वेव, टाइम taken by wave to complete one cycle, to complete one cycle is known as time period, is known as time period। तो टाइम पीरियड क्या होता है, समझ में आ गया, पता चला क्या होता है टाइम पीरियड, कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। अभी उल्टा सोचो थोड़ा, उसका ऑपोजिट, कि अभी हमने क्या रखा, एक साइकिल रखा और टाइम नोटिस किया। हम उल्टा देखते हैं कि भाई सेकंड एक रखते हैं, एक सेकंड में ऐसे कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, एक सेकंड में ऐसे कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, हाउ मेनी साइकिल्स आर कंप्लीटेड इन 1 सेकंड बाय वेव। सो नंबर ऑफ साइकिल्स, कि सपोज 2, 5, 50 जितने भी हुए, कि भाई ऐसे कितने साइकिल्स कंप्लीट हो गए, सपोज 50, कि एक सेकंड टाइम में ऐसे कितने साइकिल्स कंप्लीट हो गए, 50 साइकिल्स। तो उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। So what is frequency? Number of cycles completed by a wave in one cycle. Number of cycles completed by a wave in one cycle is known as frequency, और उसका सिंबल होता है स्मॉल f, और उसका यूनिट होता है Hz, हर्ट्ज। हर्ट्ज करके एक हमारे बड़े भाई थे जिनके नाम के हिसाब से हमने इसका यूनिट दे दिया है, दैट इज हर्ट्ज। क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन लिखना है तो वापस लिख लो, रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ साइकिल्स completed by wave, number of cycles completed by wave in 1 second, in 1 second, तो उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो देखो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्स हुए, एक दूसरे के इनवर्स हुए, ऑपोजिट हुए। क्या, कि अगर एक सेकंड रख रहे हो और उसमें कितने साइकिल्स कंप्लीट होते हैं वो देखते हो तो उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन एक साइकिल रखते हो और उसका टाइम अगर हम नोट करते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम हुआ, तो उसे कहते हैं टाइम पीरियड। तो एक दूसरे के ऑपोजिट हुए, एक दूसरे के ऑपोजिट हुए। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई टाइम पीरियड T इज इक्वल्स टू 1 बाय F फ्रीक्वेंसी, और F इज इक्वल्स टू 1 बाय T। आपको जो लिखना है वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड। समझ में आया। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकंड्स। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। वेवलेंथ मीटर, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। पता चला भाई, क्लियर। तो ये होता है वेव। अगर वेव समझ में आएगा तो साउंड समझ में आएगा, बिकॉज साउंड का नेचर कैसा है, साउंड हैज ए वेव नेचर, साउंड हैज ए वेव नेचर। तो ये समझ में आना चाहिए कि साउंड का नेचर कैसा है, तो साउंड का वेव नेचर है। कैसा नेचर है, वेव नेचर है। तो हमने क्या क्या देखा अभी, व्हाट इज साउंड, तो साउंड इज ए वाइब्रेशन। व्हाट इज साउंड, साउंड इज ए वाइब्रेशन।
सेकेंड, साउंड आगे कैसे बढ़ता है, क्या वाइब्रेट होता है, तो पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं। क्या वाइब्रेट होता है बेटा, पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं। फिर चाहे वो कोई भी पार्टिकल्स हो, आइदर इट इज ए गैसियस पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स हो तो पार्टिकल्स होगा। क्लियर। पार्टिकल्स के बिना वाइब्रेशन किसका करेंगे, कोई भी चीज का हो सकता नहीं, वाइब्रेशन करना है तो कोई तो चीज चाहिए, तो वाइब्रेशन। क्लियर। सो साउंड इज ए वाइब्रेशन। अभी वाइब्रेशन प्रोड्यूस कैसे होगा, जब दो चीज कोलाइड करती है, दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो वाइब्रेशन स्टार्ट हो सकता है। सो नाउ वो आगे कैसे बढ़ेगा, साउंड आगे कैसे बढ़ता है, उसको क्या बोलते थे हमने, क्या वर्ड याद रखा था, प्रोपोगेशन। हाउ साउंड प्रोपोगेट, हाउ साउंड प्रोपोगेट्स, मतलब साउंड आगे कैसे बढ़ता है, तो प्रोपोगेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। सो हाउ साउंड प्रोपोगेट्स, व्हेन वी कोलाइड टू थिंग्स और व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, then it starts vibration in the particles, तो particles में vibration शुरू होगा। now that particles transfer the vibration to the nearest particle, उसके नजदीक में जो particles होगा उसको ट्रांसफर करेगा, वो दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, वो तीसरे को ट्रांसफर करेगा, वो फोर्थ को, और इसी तरीके से साउंड आगे बढ़ता जाएगा by passing the vibration from one particle to another particle. how sound propagates, by passing the vibration from one particle to the another particle. तो आ गया समझ में इतना, वाइब्रेशन क्लियर, पता चला, यस और नो। तो ये वाइब्रेशन हमारा हो गया कि भाई साउंड क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, और साउंड आगे कैसे बढ़ता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ ए साउंड, साउंड इज ए वेव नेचर। तो वेव क्या होता है, उसके लिए हमने एक पेंडुलम लिया था कि भाई पेंडुलम का भी क्या होता है, वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफर करता है कि भाई पेंडुलम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होता है, तो ओरिजिनल पोजीशन को हम क्या बोलते थे, मीन पोजीशन। क्या है हमारा, मीन पोजीशन। वो एक तरफ डिस्प्लेसमेंट करेगा, धीरे धीरे चेंज होता जाएगा पोजीशन, सो चेंज इन पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। वो एक तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अटेन करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। फिर वापस अपनी ओरिजिनल मीन पोजीशन पे आएगा, फिर दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट करेगा और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड अटेन करेगा, और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो अगर ये हमें ग्राफ पे या पेपर पे दिखाना है तो क्या कर सकते हैं, एक ओरिजिनल पोजीशन लेते हैं, तो हाँ धीरे धीरे पार्टिकल पहले इस जगह पे था, फिर एक तरफ मूव होने लगा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूर जाने लगा, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया तो उसे हमने क्या कह दिया, एम्पलीट्यूड। फिर वापस धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया, फिर क्या किया, दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अटेन किया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अटेन किया, जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया, और ऐसा चलता रहेगा। लेकिन ये जो मीन पोजीशन, अगेन मीन पोजीशन, अगेन मीन पोजीशन, क्या हुआ, मीन पोजीशन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन वन डायरेक्शन, मीन पोजीशन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन अनदर डायरेक्शन, एंड अगेन मीन पोजीशन। तो यहां से शुरू होकर यहां पे वापस आ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं वन साइकिल और वन ऑसिलेशन। तो ये जो वन साइकिल होता है उसका जो लेंथ होता है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, जिसका सिंबल है लेम्बडा। क्या होता है लेम्बडा, लेम्बडा का मतलब होता है वेवलेंथ। नोटिस वेवलेंथ, एक साइकिल को कंप्लीट होने का जो लेंथ है, एक साइकिल का जो लेंथ है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, लेम्बडा। क्लियर। तो एम्पलीट्यूड और लेम्बडा समझ में आ गया, वेवलेंथ समझ में आ गया। नाउ ये जो एक साइकिल है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, तो जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड टी। क्लियर। फिर ऑपोजिट सोचना है कि अगर हम टाइम फिक्स रखें, जैसे कि एक सेकंड में से कितने साइकिल्स कंप्लीट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो टाइम है तो टाइम का यूनिट सेकंड होता है, और फ्रीक्वेंसी है तो उसका यूनिट होता है हर्ट्ज। इन दोनों का तो यूनिट सेम है क्योंकि लेंथ ही है, तो वो हो जाता है मीटर। क्या हो गया, मीटर। वेवलेंथ का मीटर, टाइम पीरियड का सेकेंड, एंड फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज। उनके सिंबल याद रखो, ये लेम्बडा याद रखो, उल्टा वाई कर देना है। नाउ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्स है कि भाई पहले हमने टाइम पीरियड में क्या रखा, एक साइकिल रखा और उसके सामने टाइम नोट किया। दूसरे में हमने एक सेकंड रखा और उसके सामने में साइकिल्स काउंट किए, तो फ्रीक्वेंसी आ गया। तो एक दूसरे के ऑपोजिट इनवर्स हुए, तो इसीलिए हम लिखते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, या तो फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूलाज हमें काम में आएंगे। जैसे कि अगर हमें बोला है किसी ने कि भाई एक वेव है, साउंड वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज। क्या है, 500 हर्ट्ज। तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन 500, तो 1 अपॉन 500 को अगर आप देखो तो ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि पॉइंट लगाना आसान हो जाए, क्योंकि 1 इंटू 2 हो गया,
500 इंटू 2 हो गया 1000। 2 क्यों लगाया? क्योंकि उसको मुझे 1000 में कन्वर्ट करना था ताकि इजीली मैं पॉइंट लगा सकूं। देखो 3 पॉइंट है तो यहाँ पे 3 डिजिट पहले 0 आ जाएगा, 002। क्या फाइंड किया? टाइम पीरियड, तो सेकेंड, तो 0.002 सेकेंड्स लगा। इसका मतलब क्या होता है? 0.002 सेकेंड्स टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? 0.002 सेकेंड्स का मतलब होता है कि वो जो कोई भी साउंड वेव होगा उसको कंप्लीट होने में, एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 0.002 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हमें 500 हर्ट्ज दिया गया था, उसका क्या मतलब होता है कि एक सेकेंड में ऐसे 500 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगे, 500 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे, इसीलिए तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 500 हर्ट्ज। तो अगर 500 हर्ट्ज होगा तो टाइम पीरियड यहां पे दिया गया है ना। उल्टा कि अगर टाइम पीरियड दिया गया हो तो आप फ्रीक्वेंसी ढूंढ सकते हो कि f = 1/t। तो वो भी ट्राई कर लेते हैं कि वो सही होता है कि नहीं होता है। देखो टाइम पीरियड 0.002 है, सो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.002। तो ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो नीचे अगर हम 2 लिखना चाहते हैं तो ऊपर कितने जीरोस मल्टीप्लाई होंगे? 3। सो ऊपर 1000 और नीचे 2, 2 1 जा 2 500 जा। सो क्या आंसर आया? 500 इंटू 1 दैट इज 500। क्या है? फ्रीक्वेंसी, तो उसका यूनिट हर्ट्ज। यहाँ पे ना दिखे तो लिखा है 500 हर्ट्ज। क्लियर? सो 500 हर्ट्ज जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, तो आ गया ना कि अगर टाइम पीरियड 0.002 सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 500 हर्ट्ज। अगर फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 0.002 सेकंड, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर। आ गया समझ में? तो आज के लिए साउंड का इतना ही रखते हैं। इसको अच्छी तरीके से नोट्स बना लेना, स्टार्टिंग के 2-3 पेज अच्छे से पढ़ लेना कि भाई साउंड कैसे टाइप का वेव है, कौन से टाइप का है, मैकेनिकल होता है, नॉन मैकेनिकल होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, ट्रांसवर्स होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।